अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। हम लोग प्रोबेबली पढ़ चुके थे इंडिपेंडेंस वगैरह, वॉर वगैरह तक हम पहुँच चुके थे। वॉर वगैरह पढ़ ली थी हमने प्रोबेबली। जी, तो वॉर का मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स अभी हैं हमारे पास। तो वॉर का के अंदर बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं, लेकिन जो दो मेन होंगी वो होंगी डिफेंस, और एक होंगी जो दूसरी वाली है वो है ऑफेंस। दोनों में फर्क ये है कि एक जो है एम्पायर है, फॉर एग्जांपल दो एम्पायर हैं, एक जो है अपना डिफेंस कर रही है और एक ऑफेंस कर रही है। दोनों में फर्क ये है कि जो डिफेंस कर रही है यानी ये वाली एम्पायर, ये एक्सपैंड नहीं कर रही अपनी टेरिटरीज, जबकि ये वाली एम्पायर जो है ये आउटवर्ड्स जा रही है। ठीक है, ऑफेंस कर रही है यानी वॉर कर रही है दूसरी लैंड्स को क्लेम करने के लिए, यानी अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रही है। ठीक है। अब टेरिटरीज का मतलब ये नहीं है कि कंट्रीज हो गए, या फिर जैसे वर्ल्ड वॉर में हो रहा था कि जर्मनी ने फर्स्ट ट्रेंच ले लिया फ्रांस का, या फिर सेकंड ट्रेंच ले लिया, यानी ये कि कंट्री के, ये जर्मन है फॉर एग्जांपल एरिया, तो उसने ये वाला एरिया ले लिया। ये नहीं था, लेकिन ज्यादातर होता ये था पुराने जमाने के एम्पायर्स में कि टेरिटरीज क्लियर नहीं होती थी। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अनातोलिया की एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे वास्ट टेरिटरीज थी अनातोलिया की, ये अनातोलिया था ये कि ये वाला जो इलाका था, यहाँ पे बाजेंतीनी थे पहले और यहाँ पे तुर्क थे। दोनों में फर्क ये था कि दोनों की टेरिटरीज कुछ वाजे नहीं थी, क्योंकि दोनों की तरफ से अटैक्स होते रहते थे दोनों की साइडों पे। जैसे बाजेंतीनी इस साइड पे आके अपना लड़ते थे कुछ, और फिर तुर्क भी यहाँ पे आके लड़ते थे इनकी साइड पे। तो इससे फर्क यानी वाज़ेह नहीं होता था टेरिटरीज। टेरिटरीज नहीं वाज़ेह होती थी कि ये बाजेंतीनियों का इलाका है या फिर ये वाला। यू कैन से कि इसके अंदर जो जिधर वॉर्स होती थी उनके रेडियस के अंदर उनकी टेरिटरीज वाज़ेह नहीं थी। बस ये था कि एक उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी थी कि यहाँ से आगे तुर्क खतरा हो सकता है, या फिर तुर्क उनके जो फॉर एग्जाम्पल सरहदी दस्ते हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी जाहिर है हर चीज वाज़ेह देखनी होती थी जियो पॉलिटिकली, जब वो वॉर वगैरह के लिए जा रहे होते थे। लेकिन वॉर के अंदर जो दो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही है जिनकी वजह से वॉर होती थी। उसके अलावा भी बहुत सी अलग अलग वजूहत हैं। अब ये एक तो चीज है वॉर के अंदर की, लेकिन एक और चीज वो ये है कि वॉर होती क्यों है। ठीक है, और एक और चीज है वो है पावर। अब ये जो वॉर होती क्यों है इसका पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये कोई है इनका आंसर क्वेश्चन इन्होंने मे भी किया है तो इसका देख लेंगे हम लोग। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि वॉर होती क्यों है। बहुत सी वजूहत होती हैं वॉर होने की। जैसे मैंने बताया कि कुछ टेरिटरीज होती हैं जिन्हें एक्सपैंड भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमी मंगोलिया फॉर एग्जाम्पल जो था, उसने अपनी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप से क्या क्या फायदे उठाए। मंगोलिया जो था वो पहले इस तरीके का दिखता था। एक मिनट, ये इस तरीके का कोई मंगोलिया होता था। इस एरिया में यहाँ पे कुछ बहुत बड़े माउंटेन्स होते थे, और ये वाला एरिया बस फील्ड्स और प्लेन्स होती थी। ठीक है, काइंड ऑफ मे बी मंगोलिया एक ऐसा इलाका है जिधर ना मे बी, अब बहुत दिन हो गए मैंने इसके ऊपर ज्यादा वीडियो वगैरह या फिर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की, लेकिन मैंने एक एक्सपेडिशन देखा था जिसके मुताबिक मे बी कि मंगोलिया ना पहाड़ों के बीच में है, काइंड ऑफ शहर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। खैर, मैं शहर की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर की इतनी वाज़ेह हालात नहीं बताता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि मंगोलिया ने फायदा कैसे उठाया। यहाँ पे चाइना आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे भी चाइना था थोड़ा, और बाकी सेंट्रल एशिया आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रल एशिया, और वो जब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन वगैरह की
और वो इतना बड़ा हुआ मंगोलिया, तो इसने यहाँ पे फायदे कौन कौन से उठाए? इकोनॉमी, ट्रेड, वॉरफेयर एंड एक्सपेंशन, यानी विक्ट्री। उसके अलावा बहुत सी अलग अलग और बहुत सी चीजें, मे बी जिनमें और बहुत सी चीजें आ सके, जैसे एक तो ये मे बी माइनिंग, पहले मे बी गोल्ड वगैरह भी ढूंढा जाता था, जैसे एंशियंट इजिप्ट में ढूंढा जाता था, तो मे बी वो लोग वो कर रहे हो। वरना तो गोल्ड एक और तरीके से भी ढूंढा जा सकता था, वो वॉर से। खैर, हम गोल्ड की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि इन्होंने जियोपॉलिटिकली अपने लैंडस्केप से फायदे इस तरीके से उठाया था कि इन्हें पता था कि यहाँ पे एक शहर है, आबाद है, जो बहुत बड़ा है, जिधर से बाकी दुनिया कनेक्ट होती है। और यहाँ पे भी एक छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे लोग ज्यादा नहीं आते, तो यहाँ के लोगों को तिजारत उन्होंने करवाई, और यहाँ के लोग यहाँ जाते थे, और यहाँ के लोग यहाँ आते थे, जिसकी वजह से इन्होंने तिजारत के रास्ते भी बनाए और बहुत सी ऐसी चीजें की, जिसकी वजह से जो तिजारत वाले लोग नहीं आ रहे थे, उनकी आसानियां जब कर दी गई, तो फिर वो लोग यहाँ आने लगे, और यहाँ की इकोनॉमी बहाल हो गई, जिसकी वजह से इनको दोनों जगहों से टैक्स आने लगे प्रॉपरली। वरना तो पहले ये था ना कि यहाँ से ज्यादा आ रहा था, यहाँ से कम आ रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों जगहों पे इक्वली टैक्स आने लगे। मे बी मेरा इंटरनेट कुछ इशू कर रहा है, मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी, तो मैं बात कर रहा था वॉर वगैरह की। तो इसमें ये आ जाता है, ये होता है काइंड ऑफ, यू कैन से कि यहाँ पे ही एम्पायर को बहुत ज्यादा चीजें जरूरियात पड़ती हैं, जिसकी वजह से यू कैन से कि वो वॉर वगैरह करते हैं। जैसे अगर इकोनॉमी, माशी हालात ठीक नहीं हो, तो वो लोग वॉर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या आएगा उनके हाथ में? उनके हाथ में बहुत से लोग आ सकते हैं, वॉरियर्स वगैरह आ सकते हैं, मे बी उस वक्त की हालात से अगर देखा जाए तो गुलाम आ सकते हैं। उसके अलावा तिजारत आ सकती है, बहुत ज्यादा पैसे आ सकते हैं, पैसे इन द सेंस सोना वगैरह। और अगर वो ट्रीटी कर लें कोई, जिसकी सूरत में मेरा इंटरनेट का कुछ इशू हो रहा है, ये अब ऐसा ना हो। जी, तो मैं बात कर रहा था, ये वॉर की ये वाली सूरत हाल भी बन सकती है, जिसकी वजह से एम्पायर कभी कभार मजबूरी में जो है ना करती है, ये एक्सपेंशन वगैरह करती है, अगर इसकी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही हो किसी और एम्पायर की वजह से। खैर, तो यहाँ पे उस वक्त के जमाने के हवाले से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे दो चीजें होती थी जो हर एक लीडर को, अगर तो उस वक्त की हालात के बारे में देखा जाए तो सोचना पड़ता था हर एक लीडर को। वो ये था कि उसके पास दो चॉइसेस होती थी, या तो ये कि एक वो वाली एम्पायर बन जाए जो दूसरी एम्पायर्स को जो है पैसा देती हो, और सिक्योरिटी उनकी हो, यानी ये कि उन पे हमला ना किया जाए, और वो सबको पैसे दे रहे हो। या फिर ये है कि सबसे पावरफुल एम्पायर बना जाए, ठीक है। और इनमें से सबसे हार्ड चॉइस पावरफुल एम्पायर बनना होती थी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें आती थी, बगावत वगैरह, और बहुत सी ऐसी चीजें जो स्टेट या एम्पायर को नुकसान पहुंचाए। खैर, वॉर के अलावा हम लोग देख लेते हैं अथॉरिटी। अब अथॉरिटी एक ऐसी चीज होती है कि यू कैन से कि अथॉरिटी होती है having power over you know having power over community, over people, over decisions, over your state, over your empire। यानी ये कि अथॉरिटी ऐसी होती है कि जैसे आपकी, आप फॉर एग्जांपल बादशाह होता है ना, उसकी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी ओवर हिज टेरिटरीज, जिधर के वो अपने बाशिंदों को भेज सकता है, या फिर उसके बहुत से सोल्जर्स होते हैं जो हर जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है। वो लॉज बना सकता है खुद से, वो रूल्स बना सकते हैं। अब इस्लाम के अगर इसमें देखा जाए, तो इसमें तो ये है ना कि अथॉरिटी एक किसी भी बंदे के पास आती है, वो एक एज एन अमाना आती है, और इसको उसने इस तरीके से देखना होता है कि वो जस्टिस करे हर चीज में, ऑनेस्टी रखे, अकाउंटेबिलिटी रखे, और ये याद रखे कि अल्लाह सुब्हाना ताला उसे देख रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो। क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी होती है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, फॉर द वेलफेयर फॉर पीपल, फॉर एवरी टाइप ऑफ थिंग विच हैपेंस। ओके, सो तभी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ना, जो भी आपने फॉर एग्जांपल राइटली गाइडेड कैलिफ्स का ही देख लेते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दौर में हर हर बंदे का ख्याल रखा। उसके लिए उन्होंने बैतुल माल भी बनाया, मतलब एक एरिया बनाया जिधर माल इकट्ठा होता हो, फिर वो उन लोगों को जाता हो जिनके पास कोई जरिया माश नहीं है, ठीक है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी कोई तिजारत शुरू कर सके या ऐसी कोई चीज, ठीक है। तो अथॉरिटी के अंदर ऐसी एक एग्जाम्पल आ जाती है। वैसे अगर एक इसकी एंशियंट एग्जाम्पल देखी जाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वैसे आवाज आ रही होगी, सबको आवाज आ रही है मेरी? आई होप कि सबको आपकी आवाज आवाज बहुत बहुत ब्रेक हो रही है, बहुत ज्यादा। क्या सबके साथ ही ऐसा हो रहा है चैट में हाँ, ये प्लीज सब क्लियर कर दें क्योंकि जी बेटे, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है। अ, अब आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी अब माशाल्लाह बेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी तो अब बेहतर है। मैं वैसे अथॉरिटी की बात कर रहा था, अगर आप बोले तो मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ अपनी बात, वरना फिर एंशियंट एग्जाम्पल की, चले मैं रिपीट कर लेता हूँ। अथॉरिटी के बारे में मैं यही बता रहा था कि अथॉरिटी होती क्या चीज़ है। अथॉरिटी इन शॉर्ट ये है कि आपके पास पावर है ओवर योर टेरिटरीज। जाहिर है कि अपनी टेरिटरी से बाहर तो अथॉरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर फिर दूसरी एम्पायर्स आ सकती हैं, और वो लोग आ सकते हैं जो आपकी बात ना माने क्योंकि उनको नहीं पता आपके बारे में। ओके, लेकिन ये था कि अथॉरिटी के अंदर पावर आती है, और अगर इस्लाम के नजरिए में इसे देखा जाए तो इसमें ये एक अमाना के तौर पे दी जाती है, किसी को भी दी जाती है, ठीक है। और उसी वही रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, फिर उसने देखना होता है कैसे जस्टिस करना है, ऑनेस्टी कैसे करनी है, और अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, ये उसने करना होता है। अब अगर इसकी ऐसे एंशियंट एग्जाम्पल देख ली जाए तो इजिप्ट में अराउंड 2500 बीसीई में फेरो जो था ना, वो एक सुप्रीम अथॉरिटी रखा करता था ओवर हिज लैंड। कुछ रिकॉर्ड्स में ये भी आता है कि उसे खुदा का दर्जा दिया गया था। ओके, या फिर ये कि अलग अलग खुदा होते थे, और ये कि वो उसी को हक था मिलने का, और जब वो मरता तो ये जो है कहावत थी कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मतलब उनके जो अपने अल्लाह थे, उधर उनके पास जाता, उनसे मिलता यानी जाके। ओके, आई थिंक सन गॉड उनका जो खुदा था वो था। ओके, सो लेकिन ये है कि उनकी एक सुप्रीम अथॉरिटी थी। उनके वो भी होते थे, यू कैन से काहिन वगैरह, जो उनकी जो गॉड थे, उनकी भी वो उन यानी यू कैन से कि उन्हें याद दिलाते थे लोगों को कि ये भी एक सुप्रीम गॉड है जिसको आपने प्रीच करना है, मतलब जिसे या फिर आपने बाव डाउन करना है, रिस्पेक्ट देनी है। ओके, वैसे कुछ जमानों में ऐसा भी था कि लोग ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे गॉड्स को, और ये लोग बहुत ज्यादा नाराज थे, इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्टिक्स चली थी जिसकी वजह से फिर आगे जाके लोगों ने रिस्पेक्ट देना शुरू की थी। वैसे बहुत अजीबोगरीब चीजें चल रही थी इजिप्ट में तो। वैसे ये यू कैन से रोमन एम्पायर में भी हमें इसकी एग्जांपल मिल सकती, जूलियस सीजर की, ये पर और भी बहुत सी। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ट्रीटी का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे सुलह हुदैबिया हुई थी, वैसे ही ट्रीटी का मतलब है एक अग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको ऊपर ट्रीटी ऑफ साइक्स पीकॉट या फिर बेल्फोर डेक्लेरेशन बताई थी, तो वो भी एक ट्रीटी ही थी, काइंड ऑफ। ट्रीटी यानी एक अग्रीमेंट, वो एक पार्टी के बीच में या फिर एक नेशन या एम्पायर के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर हो सकता है। ओके, जैसे सुलह हुदैबिया में हुआ था, दोनों ने आपस में बात मान ली थी। उन्होंने बोला था कि हमें कोई 1 साल या फिर जितने भी साल हैं हमें उतने चाहिए, फिर आप लोग आ सकते हैं हज करने, और उनका बेनिफिट था कि वो हज करने आ सकते थे उतने साल के बाद, ठीक है। तो ये दोनों तरफ के बेनिफिट्स थे म्यूचुअल। लेकिन ये था कि ये किसी के भी बीच में हो सकती है, चाहे वो दो बंदे हों या फिर, और ये अलग अलग चीजों में हो सकती है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती, ये तिजारत में भी हो सकती है, ये कोई बिजनेस में भी हो सकती है, ये और भी चीजों में हो सकती है। खैर, इसकी एग्जाम्पल वैसे मैंने दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी एक लिखी हुई है, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
वैसे मैं आगे चलता हूँ। ट्रीटीज के अलावा अब हमारे पास है लीडर। लीडर तो वैसे आप लोगों को ज्यादातर इसके बारे में पता होगा। लीडर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो अपनी जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको उसके लोगों को लेकर चलने की आगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे अगर थोड़े डीप अंदाज में देखा जाए पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये था कि यहाँ पे दो तरीके के लोग थे। ठीक है। एक थे लोग जो बस आम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सिर्फ फार्मर्स या फिर तिजारत वाले लोग, जिनका ज्यादा कोई हाथ नहीं था पॉलिटिक्स में, वो बस आम जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पे एक और चीज आ जाती है अंदर। एक मिनट। वो ये है कि ये वाला जो एरिया था ना, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पॉलिटिक्स आती थी। ठीक है। और यहाँ पे तो वो लीडर होता था। ठीक है। बस ये है कि ये एक माशरा है। एक एग्जाम्पल है एक माशरे की। तो इसमें है क्या कि अब लोगों को नहीं पता, कोई बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, मेजोरिटी या पीपल इसके अंदर आ जाते हैं। कुछ लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता है, लेकिन उनके बहुत से नजरिए हो सकते हैं। और अब ये यू कैन से काइंड ऑफ, अगर इस्लाम में से देखा जाए तो यू कैन से शूरा काइंड ऑफ। ओके। जो आपको सजेशंस दे, जो लीडर को सजेशंस देती है कि ये हो सकता है, ये नजरिया हो सकता है, और फिर लीडर चूज करता है अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के तहत, कुरान के तहत। ठीक है। और बस ये है कि लीडर को ही चूज करना होता है आगे, कि उसने क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से गाइड करके लोगों को आगे लेकर चलना है। क्योंकि इसमें से मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि अच्छा और बुरा है क्या, आगे की तरफ क्या हो रहा है, बाहर उनके आसपास माहौल में कोई गलत चीज हो रही है, कोई आर्मी आ रही है, या फिर क्या हो रहा है। और उसमें फिर उन्हें क्या करना चाहिए, बस हाँ उन्हें ये पता होता है कि अगर आर्मी आ रही है तो किस तरीके से उन्हें खाने को बचाना है। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें। अब जाहिर है हर बंदे को अलग अलग तरीके से इल्म होता है। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन होंगे जिन्हें एग्रीकल्चर का नहीं पता, और ये विलेजर्स को ज्यादातर तिजारत और ये इन्हीं का पता होता है। खैर, आगे चलते हैं। लीडरशिप के अंदर ये आ जाता है कि एक लीडर को हर चीज पता होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस वक्त के लिए, और उसको गाइड करके लेकर चलना है। क्योंकि एक उम्मत जो होती है, या फिर एक एम्पायर जो होती है, वो एक डायरेक्शन में चल रही होती है। ठीक है। आगे में भी उसके पास दो चॉइसेस आए, या इधर जाओ या उधर जाओ। उसके पास क्वेश्चन आए एक, कि भाई फॉर एग्जांपल एक आपके ऊपर ना हमला होने वाला है। ठीक है। तो अब ज्यादातर लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग अभी यहाँ पे जज्बाती होके कहेंगे कि लड़ाई कर ले यहाँ पे जाके। कुछ लोग बिल्कुल ही डर के कहेंगे कि नहीं, लड़ाई नहीं करें। अब ये तो अंदर के हालात है ना, जो लीडर को पता है। अब अंदर के हालात क्या है, माशी हालात, एग्रीकल्चर के हालात, जिनके मुताबिक ही लीडर ने डिसीजन लेना है कि वो लड़ सकता है, लड़ने के भी काबिल है या नहीं। अगर वो लड़ सकता है तो वो लड़ेगा अल्लाह के अहकामात के तहत। अगर उसके पास नहीं है हिम्मत तो वो ट्रीटी कर सकता है, या फिर वो ऐसा कुछ कर सकते हैं और बाद में फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके। इस तरीके से होता है। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, तो लीडर के अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है। वैसे गवर्नमेंट और अथॉरिटी में मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं लगता, लेकिन अथॉरिटी थोड़ी एक अलग चीज है, गवर्नमेंट एक अलग चीज है। गवर्नमेंट होती है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो सिस्टम को मैनेज करके लेकर चले। कौन सा सिस्टम? लॉज वगैरह, और पब्लिक और सिविल अफेयर्स, एक कम्युनिटी के, एक कंट्री वगैरह के। अम, लेकिन गवर्नमेंट का जहां तक मेरा है ना, जो जहां तक मैं थी सोचता हूँ, ये भी आई थिंक शूरा वगैरह के अंदर ही आ जाता है। जैसे शूरा के अलावा वैसे आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में आ जाता है टैक्स को मैनेज करने वाला, या फिर एक मिनट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोबेबली अगर इस्लाम में है, थोड़ा सा अगर किसी के पास कोई एग्जाम्पल है तो वो भी बता सकते हैं। अभी मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता, राइटली कैलिफ्स के भी उसमें दौर में भी जो बड़े शहर थे ना, उनमें अमीर वगैरह मुकर्रर कर दिए गए थे। जैसे अमीर मुआविया था। सीरिया में भी बने थे, उसके अलावा इजिप्ट वगैरह में भी।
अमर अ, बिन अल आस। सलाल। जी जी। बेटे, गवर्नर्स गवर्नर्स जो है ना वो अपॉइंट किए थे, और वो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ थे। आई थिंक अमीर और गवर्नर गवर्नर। में ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन मेरा बस ये कहने का है कि गवर्नमेंट के अंदर ज्यादातर वो वाले लोग आ जाते हैं जो इस तरीके के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। जैसे वो लोग, उन्हें पता होता है कि क्या माशी हालात चल रहे हैं एक सिटी के, और इस तरीके से तो फिर ये होता है कि इससे क्या है कि लीडर को फिर वो आके बताते रहते हैं उसके, जो उसके मुकर्रर कर किए हुए लोग होते हैं। वो अपने बंदे भेजते हैं कि हाँ भाई, ये यहाँ पे ये चल रहा है, यहाँ पे तिजारत के ये वाले हालात हैं, इतने ज्यादा मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, ये सारा कुछ चाहिए। जैसे मदीना में जब कहत साली हुई थी, तो फिर उन्होंने सीरिया और यहाँ पे अपने लोग भेजकर ऊंट बहुत सारे मंगवाए थे। अगर किसी को इस वाक़े के बारे में पता हो तो। और आई डोंट नो, बट आई थिंक कि अमीर और गवर्नर में आई डोंट थिंक फर्क है कोई। बस ये है कि गवर्नमेंट में ना मैं इतना ज्यादा यकीन नहीं रखता जितना कि ये इंडिविजुअल पर्सनल एंटिटी पे रखता हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट में तो फिर ये है ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज और मैनेज करने के लिए, जिनमें करप्शन वगैरह भी आ सकती है। फिर इसमें क्या है कि आप हर बंदे को कहो कि भाई आप करप्ट हो, और ये सारा कुछ है। लेकिन अगर इंडिविजुअल एंटिटी को देखा जाए, हर बंदे की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी पुराने जमाने में। इवन इस्लाम के अंदर हर बंदे की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो किसी ग्रुप के साथ मिला हुआ नहीं होता। बस ये है कि वो होता है, उससे बस चूज किया गया होता है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब उसे वो पूरी करनी होती है, और कुरान और अहादीस हर चीज के मुताबिक करनी होती है, इक्वली करनी होती है। तो ये है, अगर कोई मुत्तफिक है जो मैं सोच रहा हूँ उससे, तो इट्स गुड। सलाल। लेकिन जी जी। हाँ जी, हाँ जी, ये जो अमीर होते हैं ना, या गवर्नर्स जो होते हैं, वो बेसिकली इसलिए अपॉइंट किए जाते थे। और उनका ये हमारे वाले गवर्नर्स और हमारे डेमोक्रेसी के नाम पे ये जो भी पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, ये वो नहीं था। वो असल में ये था कि चूंकि मुस्लिम जो थी मतलब जो जुरिस्डिक्शन थी, वो वसी होती जा रही थी, एक्सपैंड करती चली जा रही थी। तो अमीरुल मोमिनीन जो यानी खलीफा जो था, वो हर जगह नहीं हो सकते थे ना, और वो अवेलेबल नहीं थे हर हर इलाके में। हर सिटी का आप कह लें कि वो वहां पे मौजूद नहीं हो सकते थे। तो फिर ये जो गवर्नर्स होते थे, ये रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खलीफा होते थे, कि अगर लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो वो आकर गवर्नर को बताते हैं, और गवर्नर की फिर ये ड्यूटी होती थी कि वो खलीफा तक वो मसला, अगर तो खलीफा तक पहुंचना चाहिए और वहां से सॉर्ट आउट होगा, तो वो वहां से सॉर्ट आउट होगा, और अगर वो खुद इस कैपेसिटी में है तो वो सॉर्ट आउट कर दे। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो करप्शन और ये सारा कुछ ना, ये वाला कॉन्सेप्ट खिलाफत के दौर में नहीं था। वो सिर्फ ये था कि दे वर जस्ट जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द खलीफा, और उनका नहीं, काम मैंने वो भी होता था कि उन्होंने मतलब वो जो। ये नहीं कहा जी। कि वो गवर्नमेंट, मैंने तो अभी मॉडर्न गवर्नमेंट का थोड़ा मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट आजकल की जो गवर्नमेंट है ना, वो उसमें करप्शन जरूर आ गई है। पुरानी जो उस वक्त की जो थी, उसमें तो इंडिविजुअल एंटिटी थी, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो यही है कि वो लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे। एक मिनट, मीटिंग एंड होने वाली है वैसे, हम कुछ और कर लेते हैं। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे रहते होंगे मीटिंग एंड होने में, तो फिर हम खुद ही कर लेंगे। आखिरी वर्ड हम लोग वैसे कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप। तो वैसे आपको पता है, मेरे ना एक सवाल आया था कुछ दिनों पहले, अगर कोई इसका जवाब दे सकते हैं तो वो दे सकता है। ये सवाल था कि ना, डिक्टेटरशिप का तो सभी को पता है। डिक्टेटरशिप होता है कि एक रूलर है, उसने ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एनी टाइप ऑफ थिंग नहीं दी हुई। जैसे नॉर्थ कोरिया की एक एग्जांपल है मॉडर्न। खैर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब इस्लामिक खिलाफत इस्टेब्लिश हुई थी ना, इस्लामिक लॉ इस्टेब्लिश हुआ था, ऑटोमन एम्पायर जब चल रही थी, वो भी इस्लाम के ऊपर ही चल रही थी ना। तो मेरा ये था कि मशरिक वस्ता को क्यों इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी उस चीज से। हो रही थी क्योंकि उसके जो फायदे थे ना, जैसे रूस का एक अपना फायदा था, मैंने बताया था कि उसने बहीरा रोम, बहीरा अरब जिधर भी है, उसने बस सुएज कैनाल वगैरह और मेडिटेरेनियन तक ना पहुंचना था किसी ना किसी तरीके से। और बर्तानिया का एक अपना मंसूबा था।
तो उनका क्या था कि जब इस्लामिक लॉ स्टेब्लिश हुआ हुआ था ना, तो इन्होंने ना बताऊं क्या कहना शुरू कर दिया था इस्लाम को। डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, ये फिर इन्होंने ना डेमोक्रेटिक रूल्स, लॉज और मोनार्की वगैरह इस तरीके की चीजें ना लाना शुरू कर दी थी सामने, और मुसलमानों को दिखाना शुरू कर दी थी। बात ये नहीं कि डेमोक्रेसी के हवाले से मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने ना अपने फायदे के लिए डिक्टेटरशिप इसे करार दिया था। अभी हम लोगों की ना कुछ दिनों पहले ना एक वो चल रही थी, डिस्कशन चल रही थी, एक मेरे सर थे, उनसे भी मुझे कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। लेकिन ये था कि वो बता रहे थे कि इस्लाम के अंदर आजकल फॉर एग्जांपल देखा जाए, एक छोटे से मसले के ऊपर बात कर लेते हैं। वो ये है कि लोग आजकल, आपने देखा होगा मॉल्स के अंदर जाके वो लोग ना आधा आधा खाना ना अपनी प्लेटों में छोड़ देते हैं, और वो सारा खाना जाया चला जाता है। तो अगर इसे इस्लाम के तहत देखा जाए, और अगर इस्लाम नाफिज होता, तो उसमें क्या होता? उसमें ये होता है कि दूसरे बंदे उन्हें पकड़ते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो आप इसे लेकर जाओ। और अगर बर्तानिया और ऐसे लोग इन्हें देखें, मतलब इस तरीके की छोटी मोटी चीजों को देखें, तो वो यही कहेंगे ना कि इस्लाम तो डिक्टेटरशिप है, इसके अलावा इस्लाम फ्रीडम नहीं देता किसी चीज की। भाई आपकी मर्जी है कि आप जो है खाने को फेंकते हो या नहीं, लेकिन इस्लाम में तो अलग अलग लॉज हैं। तो मैंने ये पूछना था कि अगर तो ये डिक्टेटरशिप वाली चीज कहते भी हैं ब्रिटेनियंस या फिर जो यूरोपियंस हैं, मशरिक वस्ता है, अगर वो ये कहता भी है, तो फिर मुसलमानों को क्या फर्क पड़ता है इससे? क्योंकि मुसलमानों को पड़ता है इससे फर्क। तो मेरा सवाल ये है कि पड़ता क्यों है? अगर कोई जवाब दे सकते हैं तो दैट्स गुड। वो हैंड रेस कर सकते हैं जब तक मैं इसको पूरा कर लेता हूँ, फिर इसके बाद हम रैप अप करेंगे। आप लोग सोच लें, अगर इसका जवाब आता है तो फिर बता दें। आ, जी। आप कर लें। हैंड रेस किया है आयशा आंटी, आप कर लें। आ, अच्छा, ये सबसे पहली बात ये है कि आपने कहा कि अगर पाकिस्तान में या इधर किसी मुस्लिम कंट्री में कोई खाना वेस्ट करता है तो वो ब्रिटेन, मतलब हमें उसको रोकना चाहिए, और अगर कोई ब्रिटेन या कोई इंग्लिश या अमेरिकन कोई भी देखेगा तो वो कहेगा कि नो दिस इज डेमोक्रेसी, कि हम अपनी मर्जी उस पर थोप रहे हैं कि इसको फिनिश करो। लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू बी इन साउथ अफ्रीका, सो एक मुस्लिम मैन ने बहुत सारा खाना मंगवाया और उसने उसको छोड़ दिया। तो अफ्रीकन लेडी ने उसको बोला कि ये तुमने क्या हरकत की है, तुमने इतना खाना वेस्ट किया, जाया किया। तो उसे गुस्सा आया, उसने कहा मेरी मर्जी है, मेरा पैसा है। उसने उसी वक्त ही उसके खिलाफ एफआईआर फाइल की, और उस बंदे को उसी वक्त वहां पे पुलिस बुला के अरेस्ट करवाया, सिर्फ इसलिए कि इसने इतना सारा खाना जाया कर दिया। बल्कि ये इसको खाना नहीं था। तो एक ही दरअसल बंदा था, सिंगल बंदा था, लेकिन उसने डिशेस फोर मंगवाई थी। साउथ अफ्रीका और तो यहाँ ये के मुसलमान कंट्रीज में बहुत फर्क है ना। यहाँ पे तो करप्शन है, वहां की तो बात अलग है। यहाँ पे तो मुसलमान आपके सामने ही है। मैं भी बहुत बार मॉल गया हूँ, रेस्टोरेंट्स गया हूँ, मैंने खुद देखा है कि बहुत ज्यादा खाना वेस्ट होता है। और ये है कि फिर आपने ये भी देखा है कि एक रेस्टोरेंट का लॉ होता है कि यहाँ पे कोई भी खाना लेगा नहीं, वो वेस्ट कर देगा खाने को। ठीक है, हालांकि जी बिल्कुल, जिनको वो जरूरत भी अलाउड होती नहीं है है। ना, जिनको जरूरत भी होती है उस खाने की, वो भी नहीं ले सकते बेचारे, क्योंकि उन पे प्रेशर होता है पीछे से कि भाई आपने नहीं लेना, आपने इसे वेस्ट कर देना तो है। मैं अब आपका जो क्वेश्चन था ना कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, तो एक्चुअली यहाँ पे ना सिर्फ स्टेटस कॉन्शियसनेस एक दिमाग में आ गई है बात, कि हम कैसे, मतलब कि बचा हुआ खाना हम क्यों लेकर जाएं, क्या करना है, छोड़ दो। ये तो चीज अजीब सी है, मतलब बहुत। जैसे मैं अभी इस बहरिया टाउन में रहती हूँ, और यहाँ पे एक अजीब सा कंसेप्ट है कि लोग, अगर मैं किसी शॉप में जाती हूँ और मैं जाके उनसे कहती हूँ कि भाई ये चीज कितने की है, तो जो इधर उधर के लोग होते हैं, स्पेशली लेडीज, वो मुझे काफी, आप कह लें, तहकीर आमेज या ऑफेंसिव तरीके से देखती हैं कि ये क्या क्वेश्चन है। और बाकायदा मैंने एक दफा एक कपल को लड़ते हुए देखा कि बंदे ने पूछा कि भाई ये प्याज क्या हिसाब दे रहे हो, तो वो उसको गुस्सा कर रही थी कि ये तुम कैसा क्वेश्चन कर रहे हो, ये क्या सवाल है जाहिलों वाला। और बाकायदा लड़ाई कर रहे थे दोनों। यहाँ पे हमें अपना माइंड सेट क्लियर करने की जरूरत है कि ये चीजें हमारा हक है। मेरा हक है कि मैं जानूं कि अगर मैं कोई चीज खरीद रही हूँ तो वो कितने की है, और अगर वो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है तो भी मेरा राइट है कि मैं उससे बैक ऑफ कर जाऊं कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर आ जाता है कि यार लोग क्या सोचेंगे, मटीरियलिस्टिक हम लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। और वाकई में आपने ये बात कही ना कि लॉ जो हम लोग बात कर रहे थे, वो
बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा। बाहर के मुल्कों में जाएं तो वो लोग बहुत ज्यादा चीजों को बहुत डिफरेंटली लेके चलते हैं, और हमारे मुल्क में या हम लोग जो उनके साथ रेस लगाने में काफी पीछे हो गए हैं, यहाँ अपनी पे तो वैल्यूज से मेरे बहुत ख्याल ज्यादा से गिर गए ना हैं। रेसिज्म चल आई रही वुड है, जस्ट से और उसमें भी बहुत ज्यादा वेस्ट होती हैं चीजें। रेसिज्म भी चल रही है, और ये वही वही बिल्कुल एक एक मतलब कि एक आप कह लें कि एक स्टेटस तक या एक चीज तक मैं पहुंची नहीं हूँ, लेकिन स्टेटस कॉन्शियस